नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों इस क्लास में हमने उन चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए इसे पूरा जोर देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में सब खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हो जाएगा आपका हड़प्पा। क्या दोस्तों, हड़प्पा आपका हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये दोस्तों कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो साथियों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो आपको पता है कि दिल्ली पर शासन करने वाली पहली जो मुस्लिम शासिका थी वो आपकी थी रजिया सुल्तान। कौन दोस्तों? रजिया सुल्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह जिसे कहते हैं कौन सा था। तो वो आपका लोथल था। क्या दोस्तों? लोथल था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक दोस्तों थे ए ओ हुइम। कौन दोस्तों? ए ओ हुइम थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। क्या दोस्तों? धम्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न साथियों है कि किस वेद की रचना किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। तो किसकी रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में हुई है। तो यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद की। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो दोस्तों भारत में जो पहला समाचार पत्र था वो सैयद अहमद खान ने। किसने दोस्तों? सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बढ़ गया। तो जो कनिष्क है, क्या कनिष्क के शासनकाल में जो आपके बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में? दो भागों में, हीनयान और महायान। कितने में? तो हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो साथियों लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। तो साथियों प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो दिल्ली के इतिहासकारों ने जो विरोधियों का मिश्रण बताया वो मोहम्मद बिन तुगलक। उसको दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो तो दोस्तों परिवार था या कुल। क्या? कुल या परिवार। नेक्स्ट प्रश्न ये साथियों कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो जो चोल शासक है उसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला प्रश्न दोस्तों है कि संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन थे। तो संकीर्तन जो प्रथा के जन्मदाता थे वो चैतन्य। कौन दोस्तों? चैतन्य थे। अगला प्रश्न ये है कि किस मुगल शासक ने को आलमगीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को दोस्तों। किसे? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न साथियों है कि शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो शहीद आजम की उपाधि से दोस्तों सम्मानित किया गया था आपके भगत सिंह। किसके? भगत सिंह को। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की। किसकी दोस्तों? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो साथियों वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां थे। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने जो अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वो दोस्तों प्राप्त किया था कुशीनगर। कहाँ दोस्तों? कुशीनगर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो साथियों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है। तो चिदम्बरम। कहाँ दोस्तों? चिदम्बरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया। तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा। किसका दोस्तों? पाली भाषा का प्रयोग किया था।
कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? तो साथियों कुतुब मीनार के जो कार्य है इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसे दोस्तों? किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और बनाना शुरू किया किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने दोस्तों? जो कुतुबुद्दीन ऐबक आपके हैं, ठीक, इन्होंने बनाना शुरू किया था और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो साथियों जो लीलावती पुस्तक है ये आपके गणित से, किससे? गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो पहाड़ी काटकर बनाए गए थे एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर, तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट ने, किसने? राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो हैं वो हर्षवर्धन, किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU है इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी है। कौन? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटेन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो जो मोहम्मद गौरी हैं, ठीक, कौन? मोहम्मद गौरी। इनके जो सिक्के की आकृति है उन पर जो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, इसकी देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। अगला प्रश्न है कि काला शोक की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों जो काला शोक है, इस काला शोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या? पाटलिपुत्र थी। ठीक है दोस्तों, हमने आपको चार आपके जो संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है, जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसको हमने 1 मिनट में डिस्क्राइब किया हुआ है, वो भी ट्रिक से। अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। केवल 1 मिनट में आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने, किसने? विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी वह श्यामाजी मुखर्जी कृष्ण वर्मा। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो कविराज दोस्तों कहा गया है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो अकबर के इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूनी जो है, कौन? बदायूनी जो हैं इन्होंने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। अगला प्रश्न है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्त को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे आपके आचार्य शंकराचार्य। कौन दोस्तों? आचार्य शंकराचार्य। अगला प्रश्न है साथियों, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो दोस्तों किसे सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर नगर है। क्या? जौनपुर जो नगर है इसे सिराजे हिंद कहा जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था वो पुलकेशिन सेकंड था। कौन दोस्तों? पुलकेशिन सेकंड था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी के जो तराइन का दूसरा युद्ध था, 11 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में, ठीक है, और तीसरा हुआ था 1215 से 16 में, ठीक है। तो ये हुए थे आपको तराइन के 3 युद्ध। तो द्वितीय युद्ध जो दोस्तों था कौन सा? द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान ने जो है सॉरी, जिसमें मोहम्मद गौरी है उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और जो आपका प्रथम तराइन का युद्ध था 1191 में, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था दोस्तों आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ठीक है। प्रथम तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ओके। अगला प्रश्न है भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो भारत महान रेशम मार्ग किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने। किसने? तो कनिष्क ने। अगला प्रश्न है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से दोस्तों सिकंदर। कौन? सिकंदर जाना जाता है। गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोधी जाना जाता है। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। तो भारत में जो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था वो प्लासी का युद्ध था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? शिवाजी ने अपनी आय का जो मुख्य साधन बनाया था वो चौथ को। किसे दोस्तों? चौथ को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे?
तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन दोस्तों? महावीर स्वामी थे। और 23वें आपके पार्श्वनाथ। कौन दोस्तों? 23वें आपके पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो साथियों सत्यमेव जयते जो उक्ति है ये मुंडकोपनिषद से, कहा? मुंडकोपनिषद से ली गई है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब दोस्तों? 1764 में। समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम। कौन दोस्तों? शाह आलम थे। शाह आलम जो है उस समय दिल्ली के शासक थे 1764 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों जो बक्सर का युद्ध है, दोस्तों आपसे से पूछेगा एग्जामिनर कि निम्न में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ है? निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ है। तो जो बक्सर का युद्ध है यह एक निर्णायक युद्ध है। कैसा? निर्णायक युद्ध। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई वो इंडो बैक्ट्रियन, किसने? इंडो बैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो साथियों अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो राहुलो वादंत सूत्र से, किससे? राहुलो वादंत सूत्र से। ओके। अगला प्रश्न साथियों कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था वो मंसूर था। कौन दोस्तों? मंसूर। अगला प्रश्न आती है कि अ, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया था हर्षवर्धन ने। किसने साथियों? हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था आपका कन्नौज। कौन दोस्तों? कन्नौज था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो अपनी धार्मिक सभा जो हर्षवर्धन किया करता था वो प्रयाग में। कहाँ दोस्तों? प्रयाग में। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों क्या थी? वो राजधानी की थी थानेश्वर। और थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है? वो साथियों आपके हरियाणा में है। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो साथियों आपको पता होगा वर्तमान में जो कन्नौज है वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो हेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी उस समय सूती कपड़ों की जो उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वो मथुरा था। क्या दोस्तों? मथुरा था। अगला प्रश्न है कि किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो चीनी यात्री में जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, वो कहा जाता है हेनसोंग को। किसको? हेनसोंग को। अगला प्रश्न है कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो साथियों कुंभ के मेले का जो आयोजन आरंभ हुआ है वो आपका हर्षवर्धन ने। किसने दोस्तों? हर्षवर्धन ने किया है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दे दी? तो वो दी थी हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न दक्षिण भारत में एरी पट्टी का अर्थ क्या है? तो दक्षिण भारत में एरी पट्टी का जो अर्थ है जलाशय की भूमि। क्या? जलाशय की भूमि। अगला प्रश्न है कि पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो पुष्यभूति काल में राज्य का जो आय का मुख्य स्रोत था वो भूमि कर, क्या? भूमि कर था। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र। कौन दोस्तों? जो पुष्यभूति काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो पुष्यभूति काल में जो भूमिकर लिया जाता था 1/6 लिया जाता था। कितना? 1/6 लिया जाता था। पैदावार का 1/6वां भाग। अगला है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति थे वो साथियों थे आपके शीलभद्र। कौन? शीलभद्र। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया? तो जो मधुबन व बांसखेड़ा के अभिलेख हैं, क्या? मधुबन व बांसखेड़ा के जो अभिलेख हैं उसमें हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी में। किसमें? राजतरंगिणी ग्रंथ में है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ जो लिखा वो कल्हड़ ने। किसने? कल्हड़ ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि कारकोट वंश की स्थापना किसने की? तो साथ में जो कारकोट है इसकी स्थापना, कारकोट वंश की स्थापना जो की वो दुर्लभ भवन, किसने? दुर्लभवन ने की थी। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? तो अवंती नगर नामक जो शहर है इसे बसाया था अवंती वर्मन ने। किसने? अवंती वर्मन ने। अगला प्रश्न है
कि कारकोड वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो साथियों कारकोड वंश के बाद में उत्पल वंश का उदय हुआ। किसका दोस्तों? उत्पल वंश का उदय हुआ। सर्वप्रथम हर्षवर्धन के एक कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था? तो कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का जो आयोजन हर्षवर्धन ने सबसे पहले किया था वो 643 सापोर में, सॉरी 643 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संसार का तो क्वेश्चन ये है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो साथियों आपके है रेफ्लेसिया। कौन दोस्तों? रेफ्लेसिया। ओके, रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। कौन सा दोस्तों? पुष्प होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में। कहाँ दोस्तों? वृक्क में होता है। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो जो आपका रेड सॉरी वाइट ब्लड जो वाइट ब्लड है, ठीक है, WBC, तो इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है? वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में तांबे की विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान में जो तांबे के विशाल भंडार है वो खेतड़ी क्षेत्र में। कहाँ दोस्तों? खेतड़ी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि अ, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख धान्य फसल आपको पता है कि वो चावल है। क्या? चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों पत्तियों के जो मुख्य कार्य होता है वो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। क्या? प्रकाश संश्लेषण से भोजन की उत्पत्ति होती है और वाष्पोत्सर्जन और जिससे कि जल का निष्कासन होता है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो दोस्तों जो होगा कैल्शियम सल्फेट है। क्या? कैल्शियम सल्फेट। जो इसका लोकप्रिय नाम होता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे क्या होता है? POP। POP। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या दोस्तों? H2SO4, H2SO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। H2SO4 डॉट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा के साथ तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपकी जो ओस्मियम है, क्या? ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है सभी धातुओं में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आग बुझाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। आपको पता है जो रात्रि में आपको कहा जाता है कि रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि दोस्तों दिन में जो है जो पेड़ है वो O2 गैस का मतलब ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन गैस का जो है निष्कासन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और रात्रि में क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन की जगह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। तो CO2 जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन होता है। अगला टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो टमाटर सॉस में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बायोलॉजी के जो जन्मदाता हैं वो अरस्तु को, किसे दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो जो मूंगफली है, आपको पता है कि मूंगफली है उसमें तो है उसका फल जो होता है नीचे पाया जाता है। मूंगफली जो है जो जमीन के अंदर होती है, उसके पत्ते जो होते हैं दोस्तों वो ऊपर होते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो जो कोशिका भित्ति है, क्या? कोशिका भित्ति है, ये कोशिका को एक निश्चित, ठीक है, निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो दोस्तों पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट, क्या? क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपका स्थित है नागपुर में। कहाँ दोस्तों? नागपुर में। अगला प्रश्न है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों को भूरी क्रांति साथियों है वो उर्वरकों के उत्पादन से, किससे? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय आपके जो अधिक हार्मोन सक्रिय होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। कौन दोस्तों? ऑक्सीटोसिन होता है। ओके, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता था? तो भारत की कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के रूप में जाना जाता है?
तो दोस्तों आपका आंध्रा, क्या आंध्र प्रदेश जाना जाता है। ओके। अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान का अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका बरेली, कहाँ, बरेली में। अगला प्रश्न है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो साथियों जो लाल क्रांति है वो आपकी संबंधित है मांस उत्पादन से। किससे, मांस उत्पादन से। ओके। अगला प्रश्न आती है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो साथियों भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न साथियों, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम जो था दोस्तों वो अप्सरा, क्या अप्सरा था। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला पायलट थी आपके प्रेमा माथुर, क्या, प्रेमा माथुर। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, कौन, मीरा कुमार थी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। कौन दोस्तों, सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आपको पता है सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के दोस्तों पहले गृह मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो सोचते भारत के पहले रक्षा मंत्री आपके थे सरदार बलदेव सिंह। कौन, सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न, भारत के पहले वित्त मंत्री। तो भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो आर के सन्मुखम चट्टी। कौन, आर के सन्मुखम चट्टी थे। ओके। अगला प्रश्न है कि भारत के ये पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री साथियों थे वो आपके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा दोस्तों आपके सिक्किम में। कहाँ, कंचनजंगा आपके है सिक्किम में। कंचनजंगा को आपको केटू भी कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम जो है अरावली है। कौन से दोस्तों, अरावली है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपका है गुरु शिखर। क्या, गुरु शिखर। तो अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद, हिमनद का मतलब दोस्तों ग्लेशियर होता है। कौन सा, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय के से सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर। कितनी, 8,850 मीटर। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में पहाड़ियाँ स्थित है वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में, कहाँ, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है कि पालधार दर्रा किन दो राज्यों से को जोड़ता है। तो पालधार दर्रा जो है वो केरल व तमिलनाडु, क्या, केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो नाथुला दर्रा है वो उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। तो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रा से, किसे, बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो जो नर्मदा नदी है। कौन सी दोस्तों, जबकि नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर है, उसके जो किनारे पर है वो आपकी महाकालेश्वर मंदिर सिचुएटेड स्थित है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के निर्मित होता है। तो वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, क्या, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। तो देवप्रयाग, क्या दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है। अरावली पर्वत, दोस्तों जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है। तो अरावली पर्वत है वो चंबल व साबरमती, क्या, चंबल व साबरमती नदी श्रृंखला से जो है विभाजित होती है। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ गिरती है। दोस्तों लूनी नदी है वो कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ, कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ का रण कहाँ, गुजरात के आपके पश्चिम साइड में है। ओके। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास के कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जो नदियाँ निकलती हैं वो सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है जो कावेरी नदी है उसको दूसरी गंगा के रूप में जाना जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल दोस्तों आपकी मूंगफली। कौन सी, मूंगफली है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों तो अधिकांश लोगों को पता होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है।
तो दोस्तों आप बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी। अगला प्रश्न है कि उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उदयपुर की जो जवारा खाने, कौन सी जवारा खाने, ये आपके जस्ता के लिए, क्या जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है। तो घनत्व, क्या घनत्व। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो कोरोमंडल तट। कौन सा होगा दोस्तों, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध है। तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से जो आपके छोटा नागपुर पठार है ये अधिक समृद्ध है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध को किस नदी पर जल प्राप्त होता है। तो टिहरी बांध को जो है भागीरथी नदी पर जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव होता है। तो जो टॉर्नेडो है, क्या टॉर्नेडो में चक्रवाती गति का अभाव होता है। अगला है कि भारत में निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रमुख है। तो जो पतझड़ है ये भारत की प्रमुख वनस्पति है, मतलब वनस्पति में से प्रमुख हो जाएगी। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो गुजरात में, कहाँ, गुजरात में। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो सदाबहार। कैसे दोस्तों, सदाबहार पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि अ, किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है। आपको पता है 23 सितंबर, क्या 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। तो जिस दिन को दिन और रात बराबर होते हैं उसे कहते हैं विषुव दिन, क्या विषुव दिन। वो आपकी डेट होती है 23 सितंबर। भारत में भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है। तो भारत में जो नमक की प्राप्ति है वो मुख्य रूप से सागरी जल से होती है। ठीक है, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जलाशय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी है। किसे दोस्तों, गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी। कौन सी दोस्तों, कोसी नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है। तो कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है नर्मदा। कौन सा दोस्तों, नर्मदा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। तो ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा का शोक कही जाती है। कहाँ की, उड़ीसा का। अगला प्रश्न है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी किसकी, गोदावरी की। किस नदी के सबसे लंबा सड़क पुल है। तो गंगा नदी का पर सबसे लंबा सड़क पुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, क्या ब्रह्मपुत्र नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है। तो वो मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो जो ताप्ती है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कहाँ से, रिफ्ट घाटी से। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। तो सिंधु है जो, वो भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है। तो भारत इसका प्रयोग कर सकता है 20%। कितना, 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। तो सिंधु। कौन सी, सिंधु। अगला प्रश्न है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों पंचगंगा और दूधगंगा हो जाएंगी कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर से, कहाँ, छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी। किसी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी की। अगला प्रश्न है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। तो 24%। कितना दोस्तों, 24% जो है जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो दोमट। क्या दोस्तों, दोमट नाम दिया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने पूरे क्लास में आपको ये नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।